सेमेस्टर 6 का क्वेश्चन क्लास नंबर 7 आज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अच्छी तरह से सुनिए। क्लास नंबर 7 देखेंगे तो ज़रूरी आप लोग क्लास नंबर 2 का नोट्स और वीडियो पहले एक बार रिकैप कर लीजिएगा। मतलब एक बार नोट्स देखने से ही आपको पता चल जाएगा वहाँ पर क्या है और नहीं है। स्पेशली और हाथ में जो नोट लिखा था, स्टेप्स क्या क्या करना पड़ेगा कंसोलिडेशन प्रोसीड्यूर में, वहाँ पर स्टेप 1 मेरा था आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप 2 आपके लिए था कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। स्टेप 3 था एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट एंड शेयर ऑफ होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। स्टेप 4 था कैलकुलेट द माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर होल्डर, माइनॉरिटीज इंटरेस्ट का जो राइट्स है उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद वाला स्टेप था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद स्टेप था कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड पीएल को कैलकुलेट करना। तो मैंने 1, 2, 3 के बाद मैं 2-3 चीज को कवर करने की थोड़ा कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट मोर और लेस कंसेप्शन आपका क्लियर हो चुका है, तो मैं उसके ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। अभी हम 2-3 चीज के बारे में बात करेंगे। दैट इज क्लास 7 होल्डिंग कंपनी क्या पढ़ेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये 2 चीज के ऊपर हम लोग कवर करेंगे। होल्डिंग कंपनी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? सिंपल लैंग्वेज में इट इज अ शेयर इन द net asset of subsidiary company held by outsiders। मतलब other than group। एक्चुअली आप तो ग्रुप बैलेंस शीट बना रहे हैं, उसमें नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी जो आउटसाइडर होल्ड करता है उसी का ही नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां पर? नेट एसेट में। किसका नेट एसेट? सब्सिडियरी का नेट एसेट। ये माइनॉरिटी लोग कौन है? जो ग्रुप मेंबर नहीं है। तो वो लोगों का जो नेट एसेट में उसका अधिकार है, दैट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? कुछ स्पेशल नहीं है, आप लोग मोर और लेस समझ चुके हैं। नेट एसेट मतलब, मैं तो एसेट माइनस लायबिलिटी कॉन्सेप्ट से नहीं जा रहा हूं। नेट एसेट मतलब इक्विटी। तो इक्विटी में उसका शेयर, इट इज कैलकुलेटेड क्यूमुलेटेड एज फॉलोज। वेरी इजी, कुछ नहीं है। शेयर इन नेट एसेट। नेट एसेट का दूसरा नाम है इक्विटी बा शेयर होल्डर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड। by minority
माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो ग्रुप का मेंबर नहीं है। तो शेयर इन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड क्या क्या होता है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर कुछ है तो, प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस पीएल। ये सब मिला के शेयर होल्डर का फंड, उसमें माइनॉरिटी का कितना शेयर होगा। Therefore, share in equity share capital. By the way, एक पॉइंट बता देते हैं, holding subsidiary relation not on the basis of preference shares, always on the basis of equity shares. हो सकता है उसने मतलब होल्डिंग कंपनी ने 80% इक्विटी का शेयर कैपिटल उसने एक्वायर किया है, प्रेफरेंस शेयर हाथ भी नहीं लगाया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनॉरिटी में ही आ जाएगा। तो शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर कुछ है, प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट आप लोग जिसको जानते हैं एओपी चार्ट में, दैट इज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। मतलब हम लोगों का और एक भी लैंग्वेज था परचेस प्रॉफिट, प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट एओपी। ओके, पोस्ट एक्विजिशन अर्न प्रॉफिट में उसका शेयर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑब्वियसली पोस्ट बोनस। अगर बोनस रिकॉर्ड करते हैं तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं रिकॉर्ड होता है तो याद है मैंने यहाँ पर एक चार्ट कराया था, प्री शेयर कैपिटल, बोनस फैक्टर, पोस्ट शेयर कैपिटल, अकॉर्डिंगली आप लोग कर लेंगे। डन। तो दैट इज अ माइनॉरिटी, कुछ स्पेशल नहीं है उसमें। ट्रू, मतलब कितना एसेट होल्ड करता है बाहर का शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर हो सकता है इक्विटी शेयर में उसका होल्डिंग है 80%, प्रेफरेंस शेयर में उसका होल्डिंग हो सकता है 100, इक्विटी शेयर में उसका होल्डिंग है 20%। वही ऑन दैट बेसिस माइनॉरिटी ना मेजॉरिटी डिटरमिन होता है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हो सकता है पूरा ही 100% माइनॉरिटी के पास है, बिकॉज माइनॉरिटी डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज अच्छा डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाथ भी नहीं लगाएगा, मतलब परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट के टाइम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनॉरिटी में ही आ जाएगा। ठीक है। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट दोनों का काम होता है इन द बुक्स। दोनों का काम सब्सिडियरी का प्रॉफिट, कैपिटल, ये सब लेके होगा। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब किस इन्वेस्टमेंट जो किए थे वो क्या ज्यादा पैसों से किए थे ना कम पैसों में किए थे, वो देखने के लिए। मतलब मैंने कितना इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट से कितना एसेट मैंने सब्सिडियरी का खरीदा है।
अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, कम खरीदा तो गुडविल, कम पैसा इन्वेस्ट किया, ज्यादा एसेट मुझको मिला, कैपिटल रिजर्व। इसलिए बोला था क्लास नंबर 2 को थोड़ा एक बार देख लेना। चलिए क्लास नंबर 2 और 1 एक बार चेक कर लेना। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लेस pre-acquisition dividend मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, रेक्टिफिकेशंस। Net cost of investment less pre-acquisition equity still available, मतलब आज भी मौजूद है। क्या? शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर इन प्रेफ शेयर कैपिटल, अगर रहता है शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, कहां से मिलेगा? एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट चार्ट से। ये जो फिगर होगा आइदर गुडविल होगा और कैपिटल रिजर्व। आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। डन। तो ये दो चीज हम लोग देखेंगे। एक प्रॉब्लम करेंगे, उसके साथ हम लोग ये मैटर के साथ रूबरू होंगे। बेसिक फंडामेंटल वही है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है और इस इन्वेस्टमेंट से आपको जितना एसेट मिला है, वो दोनों में जो अंतर है वही है नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ये फिगर अगर ज्यादा होगा देन दैट फिगर तो गुडविल, ये फिगर कम फ्रॉम दैट फिगर तो कैपिटल रिजर्व। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। डन। चलिए, तो यहां पर इतना तक ही हम लोग देखेंगे। एक पार्ट में कर सकता हूं आप लोगों के लिए, वो कुछ स्पेशल नहीं है। कंसोलिडेटेड पीएल एंड जनरल रिजर्व, कुछ नहीं है। शेयर इन balance in H Limited, PL, General Reserve at post acquisition profit। कहां से मिलेगा? AOP से। Less rectifications। less
unrealized profit. Consolidated. Consolidated का मतलब है एग्रीगेटेड, टोटल कितना। आप सिर्फ लिखने के लिए लिखिएगा, जब मैं समझ, यहाँ पर बहुत सारा आइटम जिसका चर्चा हुआ नहीं, रेक्टिफिकेशन, अनरियलाइज प्रॉफिट, याद रखिएगा बेटा, जब टाइम आएगा 100% में इसका ऊपर चर्चा करूंगा। रेक्टिफिकेशन के ऊपर भी एक क्लास लगेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर भी एक क्लास लगेगा। ओके, अच्छी तरह से देख लीजिए। हम लोग मतलब एलोकेशन जैसे किए, उसके बाद हम लोग माइनॉरिटी सीखे हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंसोलिडेटेड पीएलएम रिजर्व, और कुछ नहीं देखेंगे। डन, तो चलिए करते हैं। होपफुली कॉपी हो गया। इतना कॉपी करने के बाद आप लोग जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, वो इलस्ट्रेशन को एक बार देखिए। चलिए प्रॉब्लम में यहां पर कुछ h का भी फिगर दे दिया है, कुछ s का भी फिगर दिया है, और 1 2 3 4 5 एडजस्टमेंट अच्छी तरह से आप लोग देखिए बेटा। अभी तक क्लास 2 3 4 5 6 का जितना मैंने सिखाया है, अब नॉर्मल लॉस, फाइनल डिविडेंड, बोनस, रिवॉल्यूशन, सब उसमें है। ओके, तो सबको एक साथ हम लोग ये आज काम करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट allocation of profit, statement showing statement showing AOP, allocation of profit किसका, S लिमिटेड। particulars capital profit, revenue profit, PL general reserve, total, करें नंबर 1।
पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये लिख लीजिए, डेट ऑफ एक्विजिशन कितना। डेट ऑफ एक्विजिशन है 1/10/2019 फर्स्ट टर्म, और डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31/3/2020। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड 6 महीना प्री भी है, 6 महीना पोस्ट है। लेकिन पहले तो मैं मान के चलूंगा पूरा 12 महीना ही मेरा पोस्ट है, जो मेरा गलत एप्रीहेंशन होगा। तो ओपनिंग प्रॉफिट 1 लाख, एंड ऑफ द ईयर 3,60,000। तो मैं आराम से बोल सकता हूं ड्यूरिंग द ईयर 2,60,000। करेक्ट। 3,60,000 माइनस 1 लाख। 2 जनरल रिजर्व, ओपनिंग 70,000, क्लोजिंग 1 लाख। माइनस करने के बाद 30, 1,70,000, 2,60,000, 30। ये करना ना करने का कोई मतलब नहीं है, उसका पर्पस ओवर लेस। यहां पर दो चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, एबनॉर्मल लॉस भी है। तो मैं पहले क्या करूंगा, उसको इग्नोर करने के लिए लेस नहीं, ऐड एबनॉर्मल लॉस। मैंने क्या बोला था, एबनॉर्मल लॉस इज अ स्पेसिफिक पीरियड आइटम, मतलब जिस पीरियड से हुआ है उसी पीरियड से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो ड्यूरिंग करंट ईयर में हुआ है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट में डेबिट हो चुका है, तो मतलब 12 महीने के प्रॉफिट में ये आ चुका है, तो उसको पहले इग्नोर करेंगे। इग्नोर करने के बाद स्पेसिफिक एरिया में जहां से खर्चा हुआ है, वो अगर प्री से है तो प्री से माइनस होगा, पोस्ट है तो पोस्ट से माइनस होगा। तो पहले ऐड तो कर लेते हैं। कितना एबनॉर्मल लॉस 10,000। चलिए एबनॉर्मल लॉस कहां पर डेबिट हुआ होगा, पीएल में ही डेबिट होता है। तो करंट ईयर में हुआ है तो करंट ईयर का पीएल में है, तो मैंने पहले उसको क्या करूंगा, उसका इफेक्ट कैंसिल करूंगा। तो डेबिट करने के बाद ही पीएल का फिगर आया था 3,60,000, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, 10,000 को ऐड कर देंगे। That is abnormal loss। जितना तक मुझे याद है डेट है 1/7/2019। डन। देन ऐड। देखिए तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है और नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया है। यस सर, फाइनल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चलिए डिविडेंड ऑफ 2018-19, स्वाभाविक है 18-19 का डिविडेंड तो 18-19 में नहीं हो सकता है, इंटरिम हो सकता है, फाइनल तो नहीं हो सकता है। तो कब दिया होगा, 2019-20 में, ऑब्वियसली आफ्टर एजीएम के बाद। तो डिविडेंड ऑफ 2018-19 करंट ईयर से डिडक्ट हुआ होगा, तो मैं उसको इग्नोर करना चाहता हूं, मतलब उसको कैंसिल करना चाहता हूं। कितना, 10% ऑन 2 lakhs, 20,000। ओके, चलिए एबनॉर्मल लॉस भी हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इग्नोर कर चुके। सर और एक डिविडेंड है ना, फाइनल डिविडेंड के छोड़ के, बोनस डिविडेंड, बोनस शेयर जिसको बोलते हैं। बोनस शेयर क्या सर एंट्री दिया है, सर बोल दिया है नॉट रिकॉर्डेड, मतलब बोनस डिक्लेयर तो हुआ है लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब
कुछ नहीं होगा सर, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ ही नहीं, नॉट रिकॉर्डेड। अगर रिकॉर्डेड ही नहीं है तो थोड़ी ही माइनस हुआ है, मतलब पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व जहां से आप लेना चाहते हो, पीएल टू बोनस, पीएल टू शेयर कैपिटल हुआ ही नहीं, तो ऐड बैक नहीं करेंगे। चलिए, और तो कुछ नहीं है। 1,70,000 क्या है, 2,90,000 क्या है, 30। ये कितना दिनों का प्रॉफिट में मान के चल रहा हूं, 12 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स। लेकिन सर ये तो गलत है, ये तो 12 महीना का प्रॉफिट हम ले ही नहीं सकते प्री में, पोस्ट में। क्यों? बिकॉज सर डेट ऑफ एक्विजिशन तो देखिए 1/10/2019 है, तो 6 महीना प्री और 6 महीना पोस्ट, तो यहाँ से 6 मंथ का प्रॉफिट हट के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब रेवेन्यू प्रॉफिट से घटा के कैपिटल प्रॉफिट में आ जाएगा। सिमिलरली 12 महीना रिजर्व से 6 महीना का रिजर्व कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, मतलब कैपिटल प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये जो 12 महीना का प्रॉफिट में नहीं आएगा, यहाँ पर डाल के रखा है, वो गलत है। तो अगर इन बिटवीन है तो आपको क्या मैंने सिखाया था, लेस टाइम एडजस्टमेंट। कितना मंथ का, फॉर फर्स्ट 6 months, बिकॉज ऑफ 6 मंथ का था प्री, आपने पोस्ट पकड़ के किया था। पीएल कितना, 2,90,000 इंटू, ये 12 मंथ का है तो 6 मंथ का कितना होगा, 2,90,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1,45,000। तो 1,45,000 पीएल से आउट, ऐड हुआ 1,45,000 कैपिटल प्रॉफिट में। सेम वे में जनरल रिजर्व 30,000, वो भी 12 महीने का था लेकिन आएगा 6 महीने का। तो 6 महीने का मैंने गलती से क्या ले लिया था, मैंने रेवेन्यू प्रॉफिट बोल के लिख लिया था, गलत किया। यस, 15,000 रेवेन्यू से माइनस होगा, कैपिटल में ऐड होगा 15,000। बस ऐड कर दो 15,000, लेस कर दो 1,45,000, 3,30,000, देख लो। फाइन, तो ये क्या करेक्ट प्रॉफिट लिख सकता हूं? सर लिख सकते थे लेकिन आप नहीं लिख सकेंगे। क्यों? बिकॉज सर ये प्रॉफिट जब आपने कैलकुलेट किया था, जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था आपने सब ऐड बैक कर दिया। हाँ, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन एबनॉर्मल लॉस को आपको फिर से माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, बोनस शेयर का डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप इंस्ट्रक्शन दिया था, आपने नहीं किया, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। यस, एक रिवैल्यूएशन हुआ था, वो भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसको भी करना पड़ेगा। यस सर, रिवैल्यूएशन के बाद जो एडिशनल डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन सेविंग्स आता है वो भी आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसको भी करना पड़ेगा। यस, उसको भी करना पड़ेगा। तो चलिए, लेस क्या, एबनॉर्मल लॉस। बोलिए तो ये एबनॉर्मल लॉस कौन सा डेट में हुआ था? 1/7/2019, मतलब एक्विजिशन डेट से पहले हुआ था। तो कौन सा पीरियड का एक्सपेंसेस है? एबनॉर्मल लॉस है, प्री ना पोस्ट? प्री। तो कहां से माइनस करना ठीक होगा, प्री से ना पोस्ट से? प्री से। आपने तो करंट ईयर में दे दिया था और उसका इफेक्ट ओवर द पीरियड स्प्रेड हो गया। एबनॉर्मल लॉस इज अ पीरियड स्पेसिफिक आइटम, लेकिन खाली लॉस any expenses is not a period specific item, year specific item. याद रखना, abnormal loss is a period specific और date specific item। तो जिस डेट में हुआ है उसी डेट का प्रॉफिट से ही माइनस करना पड़ेगा। लेकिन other than abnormal loss, abnormal expenses, any other expenses is a year specific item, ये over the year spread हो जाता है। तो abnormal loss कितना? 10,000। कहां से माइनस होगा? On 1/7/2019, मतलब 100% प्री।
कितना 10,000 लेस फाइनल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल डिविडेंड एक पेड हुआ था ना, फाइनल डिविडेंड फॉर 1819, यस और नो, जो यहां पर एड बैक किया था, एड बैक किया था बिकॉज करंट ईयर में दिया था तो करंट ईयर से डेबिट हो गया, तो उसको पहले कैंसिल कीजिए, उसके बाद जो इस पीरियड का रिलेटेड है वहां से माइनस कीजिए। डाउट है तो क्लास नंबर 4 देख लीजिएगा। 20 बोनस डिविडेंड ओके, तो चलो उसके लिए पहला वर्किंग नोट नंबर 1 बोनस शेयर। याद है क्या सिखाया था? शेयर कैपिटल, प्री बोनस, बोनस फैक्टर, शेयर कैपिटल, पोस्ट बोनस। डन। तो प्री बोनस कितना था? 2 लाख। बोनस को एडजस्ट किया ही नहीं। रेशियो क्या था बोनस का? 2:5, मतलब 5 शेयर आपके पास है तो आपको कितना देगा? 2, एडिशनल 2 देगा। तो पोस्ट बोनस आपका कितना शेयर हो जाएगा? 5 + 2/5। याद है? पोस्ट बाय प्री, यस, तो 7/5, 7/5 मतलब आपका पोस्ट बोनस हो गया इंटू 7/5, 2,80,000, मतलब 2 लाख इंटू बोनस फैक्टर 2,80,000। Therefore बोनस का अमाउंट कितना? बहुत सारे टीचर बोलेंगे आप लोगों को, भाई टीचर तो अब नहीं है, 2 लाख के ऊपर 2/5 कीजिए, ये आराम से वही आएगा 80,000। लेकिन आपका सर क्यों ये मेथड करते हैं, इसका कारण आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा। कोई बिना कारण के लिए मैं कोई पापा नहीं मिलता, कुछ कारण तो लगेगा मुझको, बिकॉज सबसे स्टूडेंट बोनस में प्रॉब्लम कर लेता है। जब होगा, मैंने दिखाया भी था, कभी कभी एक क्लोजिंग डेट का फिगर दिया रहता है, आपको पता नहीं है बोनस ओपनिंग में कितना था, जो आपको लगेगा डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। तो बोनस 2,80,000 दैट इज इक्वल टू 80। जब टाइम आएगा दिखाऊंगा। अब तो अगर आप लोग करना ही चाहते हैं 2 लाख के ऊपर 2/5 तब भी करके करिए, 80,000 हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली 2 लाख इंटू, भरोसा रखिए कुछ कारण है जिसके लिए मैंने रखा है। डन। तो 80,000 बोनस कहां से जाएगा? मैंने बोला था एनी बोनस इज अ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस होता है, तो माइनस। सर वहां पर ऐड नहीं होगा? अरे भाई कोई जगह ही नहीं है। क्यों? इंपॉर्टेंट जगह नहीं है। क्यों जगह नहीं है सर? सर बोनस जो है एड बैक नहीं हुआ था बिकॉज बोनस उस टाइम डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं था, डिक्लेयर किया था लेकिन एंट्री पास नहीं किया। तो अब एंट्री आप पास करना, और एंट्री पास कर रहे हैं, तो क्लियर, बोनस भी हो चुका है। यस सर। तो क्या यहाँ पर ही खत्म हो जाता है? ना, अभी भी करेक्ट प्रॉफिट नहीं है बिकॉज कंपनी ने एक रिवैल्यूएशन भी किया है, क्लास नंबर 6 जहाँ पर मैंने रिवैल्यूएशन सिखाया है। चलिए वर्किंग नोट 2, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पता नहीं लॉस, देखिए पता चल जाएगा। सर ये पूरा करने के लिए लास्ट क्लास में क्लास नंबर 6 में आपने रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया था,
लेकिन यहाँ पर कहीं पर आपका रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है। अगर रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है तो सर मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा? मेरे नोट्स में भी दिखा था, आपको रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे सर? रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एल प्लस बी लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा सर? आपका क्लोजिंग ओपनिंग फिगर है 8 लाख, डेप्रिसिएशन करने के बाद, बिकॉज आपने तो रिवैल्यूएशन इफेक्ट नहीं लिया, इग्नोर किया, 7,20,000, तो डेप्रिसिएशन हुआ था 80,000 कितना के ऊपर? 8 लाख के ऊपर इंटू 100, देखिए तो 10% आता है ना। सिंपल सोचिए, 8 लाख के ऊपर 10% कीजिए तो ऑटोमेटिकली 7,20,000 आएगा माइनस करने के बाद, मतलब 8 लाख का 90% डन। तो इस मेथड से आप पहले रेट निकाल लीजिए, बिकॉज ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेस सेल नहीं हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं, तो ओपनिंग फिगर ये था, क्लोजिंग फिगर इतना, तो डिक्रीज क्यों किया? डिक्रीज दो कारण के लिए कर सकता है, परचेस और एक डेप्रिसिएशन। तो परचेस कुछ बोला नहीं है, और डिवैल्यूएशन से करता है, वो तो रिकॉर्ड किया नहीं, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे ही आएगा 10%। अब revalued figure on 1/10/2019, how much revaluation figure लिया है? 9 लाख less book value 1/10/2019। सर ये तो नहीं दिया, वो आपको निकालना पड़ेगा, सब दे देगा। बुक वैल्यू 1/4/2019, हाउ मच? बुक वैल्यू 1/4/2019 था 8 लाख, लेस डेप्रिसिएशन, बेटा कितना? 6 मंथ का ना, यस, 8 लाख इंटू 10%, आपने रेट कैलकुलेट कर लिया था, इंटू 6/12, तो 6 महीने के बाद कितना आता है? 40,000, फिगर कम्स टू 7,60,000। तो 9 लाख minus 7,60,000, 1,40,000 is the revaluation profit. Revaluation profit. तो आपने 1,40,000 इग्नोर किया है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो आपने इग्नोर किया है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 1,40,000 इंटू परसेंटेज क्या होगा? 10% इंटू, मतलब मैंने क्या बोला था, अंडर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जो है वो फिगर लिखेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना महीना अभी भी रिवैल्यूएशन के बाद कितना महीना अवेलेबल था करंट ईयर में? 6 महीना। तो 1,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 7,000। ओके, तो ये दोनों का ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। चलिए करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसके बाद लेस ना ऐड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वर्किंग नोट 1 ये था वर्किंग नोट 2, कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 1,40,000 लेस एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर आपको पता है एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन सा पीरियड में होगा, रिवैल्यूएशन बाद में,
तो रिवैल्यूएशन कौन सा डेट में हुआ है? डेट ऑफ एक्विजिशन में। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन सा पीरियड के लिए हुआ है? एक्विजिशन के बाद वाला। तो नेचुरली वो रेवेन्यू प्रॉफिट से ही माइनस होगा 7000। करेक्ट? बिकॉज रिवैल्यूएशन हुआ था डेट ऑफ एक्विजिशन में, दैट्स व्हाई कैपिटल प्रॉफिट। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा रिवैल्यूएशन के दौरान, वो तो पोस्ट एक्विजिशन हो गया, तो दैट्स व्हाई रेवेन्यू प्रॉफिट से माइनस। मुझे लग रहा है और कुछ नहीं, इसको बोलेंगे करेक्ट प्रॉफिट। जानबूझ के मैंने जितना आइटम आप लोगों को सिखाया है सब डाल दिया, बिकॉज फॉर रिकैप। 7th क्लास आपका रिकैप का काम करेगा, छोटा 2 चीज सिखाएगा। जितना आपने किया है देखिए सब है, फाइनल डिविडेंड, एबनॉर्मल लॉस, बोनस शेयर्स, रिवैल्यूएशन, एक रिकैप भी हो गया। 3,30,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 80,000 माइनस नहीं प्लस 1,40,000 3,60,000 share of H Limited, share of minority. तो इसका 2,70,000 90 डन। ये 1,45,000 से माइनस 7,000 1,38,000 करेक्ट रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल में इंटू 75%, 1,03,500 34,500 15,000 इंटू 11,250 3,750 डन। तो एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट आई थिंक आपका क्लियर। धीरे धीरे देखिए, जितना आइटम सीखे हैं, जरूरत पड़े तो आपका नोट शेयर कीजिए, आप रिकैप कीजिए, सब क्लास दिमाग को ठंडा करके देखिएगा पूरा आ गया। जितना आपको सिखाया वो, यहाँ पर 2-3 एडिशनल चीज आपको करना पड़ेगा जो इस क्लास के लिए न्यू है, छोटा ही है, देखते हैं। Share of minority. Statement showing minority interest. Done. चलिए आ जाते हैं। शेयर इन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो 25%, ऑब्वियसली 75% होल्डिंग है तो 25% माइनॉरिटी का होगा, आउटसाइड ग्रुप होगा, 25% ऑफ। अब बोलिए, अब सर लोग बोल दीजिए कौन सा कैपिटल? राइट, 2 लाख। यहां पर ही आप फंस जाएंगे, सर 2 लाख कैसे हो सकता है?
2 लाख तो बिफोर बोनस था, आफ्टर बोनस के बाद तो शेयर कैपिटल 2 लाख का नहीं रहा, वो शेयर कैपिटल कितना हो गया था 2,80,000 का। कहां से मिला इंफॉर्मेशन? लुक एट दैट पार्ट, लाइट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। प्री में था 2 लाख, बोनस फैक्टर के बाद 2,80,000। स्टूडेंट इनवेरिएबली गलती करेगा 2 लाख के ऊपर, ये सब सिली मिस्टेक जानते हुए भी प्रॉब्लम बर्बाद होगा। इसलिए मैं ये टेबल करके रखता हूं, सो दैट स्टूडेंट को बात पता चले मैं किसके ऊपर हाथ लगाऊंगा, पोस्ट बोनस शेयर कैपिटल, नॉट प्री। देखिएगा नोट्स में भी एक क्लास शुरू होने से पहले माइनॉरिटी में लिखा था शेयर इन पोस्ट बोनस शेयर कैपिटल। तो पोस्ट बोनस शेयर कैपिटल तो 25% ऑफ 2,80,000 है, और 25% ऑफ 2,80,000 गलती से भी अगर 2 लाख के ऊपर किया तो गया हाथ से 70,000। 2,80,000 into 25%, हाँ। एड शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, कहां से मिला आपको? एओपी से। कितना? 90 प्लस शेयर इन प्री रेवेन्यू प्रॉफिट पीएल, कितना? 34,500 प्लस शेयर इन जनरल रेवेन्यू, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट से मतलब पोस्ट एक्विजिशन में उसका शेयर 3 से। एक चीज देखें, मैंने तो यहां पर आइसोलेट किया था, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट कुछ काम में नहीं आया, बिकॉज सबको आपने खिचड़ी करके लिख दिया था। इसलिए देखिए अभी तक जो क्लास हो रहा था मैं माइनॉरिटी का 3 फिगर ऐड करके यहाँ पर लिख देता था, बिकॉज उसके लिए तो सर प्री पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। जो ग्रुप के बाहर है उसका ग्रुप के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ग्रुप के साथ रिलेशन नहीं है तो प्री पोस्ट के साथ भी इसका साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो आराम से ये तीनों ऐड करके भी फिगर लिखेंगे और वो फिगर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब ये तीनों फिगर तो अल्टीमेटली खिचड़ी ही हो गया। खिचड़ी मतलब ये प्री पोस्ट सब एक साथ ही आया है, तो यहाँ पर अगर 3 ऐड कर देते हैं तब भी चलेगा। यस एकदम। कितना? 70,000 प्लस 90,000 प्लस 34,500 प्लस 3,750, 1,98,250। डन। तो स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी हो गया, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। डन। अब कॉपी कीजिए। मैं यहां पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आपको दिखा तो सकता हूं, मैं दिखाऊंगा भी, बस उतना तक ही रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा। 3 नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, cost of investment 4 lakhs less pre-acquisition equity still available। सब डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या हाल है उसका? शेयर कैपिटल, शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल
कितना 75% ऑफ, यहां पर भी 280 इंटू 75%, 210, 210 शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट कहां से मिला? एओपी से। एओपी में आपका शेयर कितना था? एच का 270। ये इन्वेस्टमेंट का किसका है? बाय एच लिमिटेड इन एस लिमिटेड, 270। $4,70,000, हाँ 4,80,000। अच्छा, मेरा इन्वेस्टमेंट का फिगर गलत है, 5 लाख है। 5 लाख माइनस 4,80,000, तो क्या बोलेंगे? सर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और एस लिमिटेड में उस इन्वेस्टमेंट का दिन में उसका जो नेट एसेट है उसमें उसका राइट था 4,80,000। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट के दिन में, दैट्स वाई प्री एक्विजिशन इक्विटी, एक्विजिशन के डेट में जो उसका इक्विटी था उसमें उसका राइट था 4,80,000। आपने इन्वेस्ट किया था 5 लाख और थे 4,80,000, तो क्या बोलेंगे? 20,000 गुडविल। अच्छी तरह से देखिए, स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जहां पर शेयर इन इक्विटी शेयर कैपिटल 25% ऑफ 2,80,000 समझ में आ चुका है। क्यों बोनस का, मैंने वो बोनस का जो किया था ना, बोनस शेयर, वो टेबल क्यों जरूरत था? नहीं तो 2,80,000 नहीं आता, गलती से हम लोग 2 लाख के ऊपर कर देते। तो 25% ऑन 2,80,000, 70 कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, उसका कोई कुछ मतलब नहीं है, सभी एक साथ ऐड हो जाएगा। तो इसलिए ऐड करके भी हम लोग लिख सकते थे 1,98,250 आया है। ये शेयर ऑफ माइनॉरिटी जिस दिन कंसोलिडेशन हो रहा है उस दिन जो एसेट है उसके बेसिस में, और नेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो है, मतलब जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया था उस दिन सब्सिडियरी कंपनी में कितना एसेट उसने एक्वायर किया और इतना एसेट एक्वायर करने के लिए उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ा। देखिए, उसको इन्वेस्ट करना पड़ा 5 लाख, और जो एसेट एक्वायर किया था वो था 2,10,000 एंड 2,70,000, दो मिला के 4,80,000। ओके, तो प्री एक्विजिशन इक्विटी ही रिप्रेजेंट करता है नेट एसेट, राइट। डेट ऑफ एक्विजिशन में उसका कितना नेट एसेट के ऊपर उसका शेयर था 4,80,000, तो ज़्यादा पैसा दे दिया, दैट इज गुडविल। क्लियर? चलिए, अच्छी तरह से करेंगे आप लोग इसको।